नाखून के बढ़ने से नाखून को काटते हैं, ना कि उंगली को। वैसे ही गलतफहमी हो जाने से अपने अहम को काटना चाहिए, ना कि रिश्ते को। नमस्कार, जय हिंद। मैं हूं आपका दोस्त कवि आदि गणेश। कल की वीडियो में हमने देखा था कक्षा 10 का कृतिका भाग सेकंड का, जो अपना तीसरा अध्याय चल रहा था, साना साना हाथ जोड़ी, ये यात्रा वृतांत चल रहा था। आज उसका दूसरा भाग देखेंगे। कल के भाग में हमने पढ़ लिया था यहाँ तक कि कविता ही नहीं दर्शन बन गया था। अब मेरे लिए हिमालय जो है, अब मेरे लिए कविता ही नहीं दर्शन बन गया था। अपने उनके साथ में, मणि के साथ में और जितेन के साथ में यात्रा कर रही है। हिमालय, गंगटोक, वो सारी की सारी चीज़ें देख रही है। यहाँ पर कौन? मधु कांकरिया साहिबा। ठीक है मामला। आगे हम देखते हैं, आज अध्याय को आगे देखते हैं। उससे पहले टेलीग्राम चैनल आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो कवि आदि गणेश हिंदी देवनागरी में ये लिखकर सर्च कर सकते हैं, और बाकी डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, तो वहाँ से भी ज्वाइन कर सकते हैं। 2600 से ज़्यादा लोग जुड़े हुए हैं उसी चैनल को, कवि आदि गणेश हिंदी नाम से टेलीग्राम चैनल, उसको ज्वाइन कर सकते हैं। अनुरोध है, इस वीडियो को आप लाइक कर दें, शेयर कर दें। पहली बार देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन क्लिक कर लें ताकि हर वीडियो की सूचना आपको मिलती रहे। साथ ही साथ प्लेलिस्ट के अंदर आप जाइए, 9th के कंप्लीट चैप्टर मिल जाएंगे आपको, 10th की क्षितिज मिल जाएगी और कृतिका है जो चल ही रही है। 9th के दोनों पुस्तकें कंप्लीट हो गई है। हिंदी साहित्य का संक्षिप्त इतिहास अपनी जो बुक है वो कंप्लीट हो गई। उसके आपको तमाम लेक्चर है जो प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे, 42 लेक्चर। और साथ ही साथ काव्य शास्त्र हमने प्रारंभ कर दिया। 2 दिन से किसी कारणवश क्लास नहीं हो पाई काव्य शास्त्र की, हमने 7 क्लास कर ली। वो भी आपने अभी तक नहीं देखी तो प्लेलिस्ट में जाकर देख लीजिएगा। आज अपनी काव्य शास्त्र की कक्षा होगी शाम 8 बजे। प्रारंभ करते हैं यह साना साना हाथ जोड़ी अध्याय। देखिए कि अंधेरा होने के पहले ही किसी प्रकार डगमगाती शिलाओं और पत्थरों से होकर तिस्ता नदी की धार तक पहुंची। बहते पानी को अपनी अंजुली में भरा तो अतीत भीतर है जो धड़कने लगा। अंजुली, हाथ के अंदर पानी लिया। स्मृति में कौंधा, क्या हमारे यहाँ जल को हाथ में लेकर संकल्प लिया जाता। जल को, पानी को हाथ में लेकर संकल्प लिया जाता था कि मैं आज से प्रतिज्ञा करती हूँ, आज से मैं प्रतिज्ञा करता हूँ कि अब मैं नियमित रूप से अध्ययन करूँगा और इस परीक्षा को पास करके ही छोड़ूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। तो इस प्रकार का संकल्प लेना आपको। बाकी तो संकल्प कुछ भी हो सकता है। क्या संकल्प करूं, क्या संकल्प करूं मैं? पर मैं संकल्प की स्थिति में नहीं थी। भीतर थी एक प्रार्थना, क्या एक कमजोर व्यक्ति की प्रार्थना। और भीतर का सारा हलाहल, जो सारा हलाल यानी विश्व को कहते हैं, सारा हलाहल, सारी तामसिकताएं बह जाए इसी बहती धारा में। कि मन के अंदर एक प्रार्थना थी कि जो भी मेरे अंदर कालुष्य छिपा हुआ है, जो भी मेरे तामसिकताएं, मेरी जो बुरी इच्छाएं, वो सारी की सारी इस धारा के अंदर जो बह जाए। रात धीरे धीरे गहराने लगी। हिमालय ने काला कंबल ओढ़ लिया था। कौन करी ये सारी की सारी यात्रा वृत्तांत में? मधु कांकरिया। जितेन ने, जो ड्राइवर गाइड दोनों था, जितेन ने लकड़ी के बने खिलौने से उस छोटे से गेस्ट हाउस में गाने की तेज धुन पर जब अपने संगी साथियों के साथ नाचना शुरू किया तो देखते देखते एक आदिम रात्रि की महक से क्या परियों की कहानी सी मोहक वह रात महक उठी। जितेन ने जब गानों पे नाचना गाना प्रारंभ किया ना, तो लगा कि माहौल बन गया, यूँ समझिए आप। मस्ती और मादकता का ऐसा संक्रमण, ऐसी मिक्सचर हो गया कि एक एक कर हम सभी सैलानी जो यात्री थे गोल गोल घेरा बनाकर नाचने लगे। और मेरी माफ़ करें, मेरी 50 वर्षीय सहेली मणि ने कुमारियों को भी मात करते हुए, यानी जो नवयुवतियाँ थी उनको भी मात दे दी और जानदार नृत्य जो प्रस्तुत किया। अब यहाँ से सवाल क्या बन सकता है कि जो मणि है इनकी सहेली, इसकी उम्र पूछ सकते हैं तो 50 वर्ष। मणि की उम्र कितनी है? 50 वर्ष है। तो ये जरूर ध्यान में रखिए कि सवाल बन सकता है। हम सब अवाक रह गए, बिल्कुल अचंभित रह गए, चुपचाप। अरे यार, इतना गजब का नाचती है, कितना आनंद भरा था उसके भीतर, कितना आनंद था उसके अंदर। बिल्कुल निष्फिक्र होकर, बिल्कुल मदमस्त होकर वो नृत्य करने लगी थी। कहाँ से आता है इतना आनंद? लायुंग की सुबह, स्थान है लायुंग की सुबह, बेहद शांत और सुरम्य, तिस्ता नदी की शांत धारा के समान ही कलकल कर बहती हुई। अधिकतर लोगों की जीविका का साधन पहाड़ी आलू, धान की खेती और दारू का व्यापार। अधिकतर जो लोगों की जीविका का साधन है यहाँ पर, वो क्या है?
एक तो पहाड़ी आलू, धान की खेती और दारू का व्यापार। सुबह मैं अकेली ही टहलने निकल गई थी। मैंने उम्मीद की थी कि यहाँ मुझे बर्फ़ मिलेगी, पर अप्रैल के शुरुआती महीने में यहाँ बर्फ़ का एक कतरा भी नहीं था, टुकड़ा भी नहीं था। यद्यपि हम सी लेवल से 14,000 फीट की ऊंचाई पर थे। मैं बर्फ़ देखने के लिए बेचैन थी। हम मैदानों से आए लोगों के लिए बर्फ़ से ढके पहाड़ किसी जन्नत से कम नहीं होते। अब यहाँ राजस्थान वाला को बर्फ़ कहीं जमी हुई मिल जाए तो उसको तो अति प्रसन्नता होगी। मैदानों वाले लोग वहाँ जाते हैं तो उनको अलग ही फीलिंग आती है। फिर वहीं पर घूमते हुए एक सिक्किमी नवयुवक ने मुझे बताया कि प्रदूषण के चलते स्नोफॉल लगातार कम होती जा रही है। तो ये कथन पूछा जा सकता है कि प्रदूषण के चलते स्नोफॉल लगातार कम होती जा रही है। यह बात लेखिका को किसने कही? सिक्किमी नवयुवक ने। ध्यान में रखिएगा इस कथन को। सिक्किमी नवयुवक ने कहा कि किसके चलते? पॉल्यूशन के चलते, प्रदूषण के चलते स्नोफॉल लगातार कम हो रही है। पर यदि मैं कटाओ चली जाऊं स्थान, तो मुझे वहाँ शर्तिया बर्फ़ है जो मिल जाएगी। कटाओ यानी भारत का स्विट्ज़रलैंड। तो अध्याय में भारत का स्विट्ज़रलैंड किसे कहा गया? कटाओ को कहा गया है। कटाओ जो कि अभी तक टूरिस्ट स्पॉट नहीं बनने के कारण सुर्खियों में है, जो चर्चा में है, जो नहीं आया था, ज़्यादा सैलानी वगैरह नहीं जाते थे वहाँ पर, और अपने प्राकृतिक स्वरूप में था, जैसे था एज इट इज उसी स्वरूप में था। क्योंकि जब लोग जाने लग जाते हैं तो कुछ ना कुछ उसमें मॉडिफाई हो जाता है, कुछ ना कुछ परिवर्तन हो जाता है। कटाओ जो लायोंग से 500 फीट ऊंचाई पर था, तो ये भी पूछा जा सकता है कटाओ लायोंग से 500 फीट ऊंचाई पर था। कितनी ऊंचाई? 500 फीट पर। और करीब 2 घंटे का सफ़र था। वह नवयुवक मुझसे है जो बतिया रहा था, ये सारी बातें चल रही थी। और उसकी घरवाली अपने छोटे से लकड़ी के घर के बाहर हमें उत्सुकतापूर्वक जो देख रही थी कि तभी गाय ने आकर बाहर थैले में रखा उसका गुड़ुप निगल गया, मतलब खा गई। वो गुड़ुप कर लिया था मतलब खा गई। मीठी झिड़कियाँ देकर उसने गाय को भगा दिया। अपन बोलते हैं ना, भाग जा, खा गई, अब तो पेट भर गया ना तेरा। तो इस तरह करके वो उसने भगा दिया। उम्मीद, आवेश और उत्तेजना के साथ अब हमारा सफ़र है जो कटाओ की ओर। कटाओ का रास्ता और ख़तरनाक था। उस पर धुंध और बारिश जितेन लगभग अंदाज से ही है जो क्या गाड़ी चला रहा था। पहाड़, पेड़, आकाश, घाटियाँ, सब पर बादलों की परत, सब कुछ बादलमय था। चारों तरफ बादल ही बादल थे। बादलों को चीर कर निकलती हमारी जीप खतरनाक रास्तों के एहसास ने हमें मौन कर दिया था। और उस पर ये बारिश। चुपचाप बैठे थे, कहीं थोड़ी सी गाड़ी इधर उधर गई नहीं कि घाटियों में काम तमाम। एक चूक और सब खल्लास। सांस रोके हम धुंध और फिसलन भरे रास्ते पर संभल कर आगे बढ़ती जीप को देख रहे थे। हमारी सांस लेने की आवाज़ों के सिवाय आसपास जीवन का कोई पता नहीं था, बिल्कुल शांत। फिर नज़र पड़ी बड़े बड़े शब्दों में लिखी एक चेतावनी पर। इफ़ यू आर मैरिड डाइवोर्स स्पीड, यानी कि अगर आप मैरिड है ना तो स्पीड से थोड़ी तलाक ले लीजिए, थोड़ा धीरे चलिए, मतलब कहने मतलब आराम से चलिए, थोड़ी ही दूर आगे बढ़े कि फिर एक चेतावनी, दुर्घटना से देर भली, सावधानी से मौत टली। करीब आधे रास्ते बाद धुंध छटी और साथ ही सृष्टि और हमारे बीच फैला जो सन्नाटा था वो भी हटा। नार्गे उत्साहित होकर कहने लगा। कौन है नार्गे? वो ड्राइवर गाइड जो है वही जितेन। कटाओ हिंदुस्तान का स्विट्ज़रलैंड है। ये किसका कथन है पूछा जा सकता है। ध्यान में रखिए इस कथन को। कटाओ हिंदुस्तान का स्विट्ज़रलैंड है, ये किसका कथन है? नार्गे का। मेरी सहेली मणि स्विट्ज़रलैंड घूम आई थी। और मणि की उम्र क्या थी? कमेंट करके बताना, ऊपर बताया अभी। उसने तुरंत प्रतिवाद किया, तुरंत उत्तर दिया उसको नार्गे की बात का काटते हुए कि नहीं, स्विट्ज़रलैंड भी इतनी ऊंचाई पर नहीं है और न ही इतना सुंदर। मतलब कि कटाओ को मणि ने प्रतिवाद करते हुए, या यूँ कहे कि नहीं, स्विट्ज़रलैंड भी इतनी ऊंचाई पर नहीं है और न ही इतना सुंदर। ये कथन किसका है? तो ये कथन है मणि का। किसका कथन है? मणि का, लेखिका की जो सहेली साथ में गई है और नार्गे की बात को काटते हुए ये बात कहती है, वो अपनी बात रखती है। हम कटाओ के करीब आ रहे थे क्योंकि दूर से बर्फ से ढके पहाड़ दिखने लगे थे। पास में जो पर्वत थे वे आधे हरे काले दिख रहे थे। लग रहा था जैसे किसी ने इन पहाड़ों पर पाउडर छिड़क दिया हो। कहीं पाउडर बची रह गई हो और कहीं वह धूप में बह गई हो। नार्ग ने उत्तेजित होकर कहा, क्या देखिए, एकदम ताज़ा बर्फ़ है, लगता है रात में गिरी है यह बर्फ़।
थोड़ा और आगे बढ़ने पर अब हमें पूरी तरह बर्फ़ से ढके पहाड़ दिख रहे थे, साबुन के झाग की तरह सब और गिरी हुई बर्फ़। मैं जीप की खिड़की से मुंडी निकाल निकाल कर दूर दूर तक देख रही थी चांदी से चमकते पहाड़। एकाएक जितेन ने पूछा, कैसा लग रहा है? मैंने जवाब दिया, राम रोछो। क्या? राम रोछो, यानी कि मस्त लग रहा है, अच्छा लग रहा है। तो राम रोछो किसका कथन है? लेखिका का। और कैसा लग रहा है? जितेन का। ध्यान में रखिएगा, राम रोछो के कथन को किसका है? लेखिका का। अर्थ यानी बहुत अच्छा। वह उछल पड़ा, अरे ये नेपाली बोली कहाँ से सीखी? अरे ये नेपाली बोली कहाँ से सीखी? किसका कथन है साहब? जितेन का। इस अध्याय में जो जो कथन आए हैं वो मैं आपको बताता चल रहा हूँ और बताया है मैंने। तो सवाल अगर कथनों से पूछेंगे तो यहीं से पूछे जाएंगे, ठीक है। जितने भी अध्याय मैंने पढ़ाए हैं, गद्य हो चाहे पद्य हो, कोशिश ये की है कि आपको हर एक चीज़ बताऊं कि कहाँ से क्या सवाल है जो बन सकता है। साथ साथ चल रहे हैं तो आपका पाठ्यक्रम आराम से पूर्ण हो जाएगा और अच्छे से। अब देखिए, पढ़ने को तो आप पुस्तकें स्वयं भी पढ़ सकते हैं, लेकिन किसी के द्वारा पढ़ी जाए ना तो आपकी बात है वो कानों से जाती हुई आपके मस्तिष्क और हृदय तक है जो उतर जाती है अपनी भाषा के गर्व से। आगे देखिए, जो जितेन था उसने नेपाली बोली सुनी तो अपनी भाषा के गर्व से उसकी आंखें क्या चमक उठी, चेहरा इतराने लगा और तभी किसी चमत्कार की तरह हल्की हल्की बर्फ एकदम महीन महीन मोती की तरह जो गिरने लगी। बिल्कुल। तिम्रो माया सेंदे मलाई सताऊंछो, तिम्रो माया सेंदे मलाई सताऊंछ, तुम्हारा प्यार मुझे सदैव रुलाता है। अर्थ पूछा जा सकता है, ये दे दी पंक्ति और इसका अर्थ क्या है? तो तुम्हारा प्यार मुझे सदैव रुलाता है। चहूँ और बिखरी ये बर्फीली सुंदरता जितेन के मन पर भी थाप लगाने लगी थी। प्रेम की झील में तैरते हुए झूम झूम गाने लगा था वह। हम सभी सैलानी अब जीप से उतरकर बर्फ पर कूदने लगे थे। यहाँ बर्फ सर्वाधिक थी, घुटनों तक नरम नरम बर्फ। ऊपर आसमान और बर्फ से ढके पहाड़ एक हो रहे थे। कई सैलानी बर्फ पर लेटकर हर लम्हे की रंगत को कैमरे में कैद करने में लगे थे। आनंद आनंद आनंद। मेरे पांव झनझन करने लगे थे बर्फ से ठहरने की वजह से, पर मन वृंदावन हो रहा था। मेरे पांव झनझन करने लगे थे पर मन वृंदावन हो रहा था। किसका कथन है? लेखिका का। भीतर जैसे देवता जाग गए हो, ख्वाहिश माता जी आ गई ऐसा लग रहा है। ख्वाहिश हुई कि मैं भी बर्फ पर लेटकर इस बर्फीली जन्नत को जी भर देखूं, पर मेरे पास बर्फ पर पहनने वाले लंबे लंबे क्या जूते नहीं थे। मैंने चाहा कि किराए पर ले लूं, पर कटाओ, युमथांग और झांगू लेक की तरह ये जो टूरिस्ट स्पॉट नहीं था। कटाओ जो है युमथांग और झांगू लेक की तरह क्या टूरिस्ट सैलानियों की कोई स्पॉट नहीं बना हुआ था, तो अंदाज भी नहीं था। इस कारण यहाँ झांगू की तरह दुनिया भर की तो क्या एक भी दुकान है जो नहीं थी। खैर छोड़ो, जाने दो। दनादन फोटो खिंचवाने की बजाय मैं उस सारे परिदृश्य को अपने भीतर लगातार खींच रही थी, समा रही थी आंखों के सहारे, बिल्कुल कैद कर रही थी सारे मंजर को, जिससे महानगर के डार्क रूम में इसे फिर देख सकूं। जब मैं अपने वहाँ पर चली जाऊँ जहाँ पे मैं रहती हूँ, तो वहाँ पर मैं इसको आंखें बंद करके महसूस कर सकूँ, इमेजिन कर सकूँ, कल्पना कर सकूँ कितना सुंदर अभिराम था वहाँ पर। संपूर्णता के उन क्षणों में ये हिमशिखर मुझे मेरे आध्यात्मिक अतीत से जोड़ रहे थे। शायद ऐसी ही विभोर कर देने वाली दिव्यता के बीच हमारे ऋषि मुनियों ने वेदों की रचना की होगी। शायद लगता है कि इसी दिव्यता के यहाँ पर हमारे जो ऋषि मुनि रहे हैं उन्होंने यहाँ पर वेदों की जो रचना की होगी। जीवन सत्यों को खोजा होगा, सर्वे भवन्तु सुखिनः का मंत्र पाया होगा। अंतिम संपूर्णता का प्रतीक व सौंदर्य ऐसा कि बड़ा से बड़ा अपराधी भी इसे देख ले तो क्षणों के लिए सही करुणा का अवतार बुद्ध बन जाए। तो देखिए, इसे देख ले तो क्षणों के लिए ही सही करुणा का अवतार बुद्ध बन जाए। किसके लिए बात है ये? किसी अपराधी के लिए, कि बड़ा से बड़ा अपराधी भी इन वादियों को देख ले, ये जो प्रकृति का सौंदर्य है, बर्फ से ढकी हुई सारी की सारी चादर सी है, इसको देख ले तो वो क्या बड़े से बड़ा अपराधी भी तो कुछ क्षणों के लिए, पूरी तरीके से तो कुछ क्षणों के लिए तो क्या करुणा का अवतार यानी कि बुद्ध बन जाए। और तभी दिमाग में कौन था क्या कि मिल्टन ने ईव की सुंदरता का वर्णन करते हुए लिखा है। क्या लिखा है? कि लिखा था कि शैतान भी उसे देखकर ठगा सा रह जाता था। ये पंक्तियां देखकर पूछा जा सकता है किसकी है? तो मिल्टन ने ईव की सुंदरता का वर्णन करते हुए लिखा था क्या कि शैतान भी उसे देखकर ठगा सा रह जाता था और दूसरों का अमंगल करने की वृत्ति भूल जाता था। मैंने मणि से पूछा, क्या उसने पढ़ी है मिल्टन की वह कविता? क्या उसने पढ़ी है मिल्टन की वह कविता
किसका कथन है और किससे पूछा जा रहा है? तो लेखिका का कथन है, मणि से पूछा जा रहा है। तो किसने और किसको कहा, इस तरीके से सवाल देकर पूछा जा सकता है इस कथन को। पर मणि उस समय किसी दूसरे ही सवाल में जूझ रही थी। वह एकाएक दार्शनिकों की तरह कहने लगी, यह हिमशिखर जल स्तंभ है, यह हिमशिखर जल स्तंभ है पूरे एशिया के। देखो प्रकृति भी किस नायाब ढंग से सारा इंतजाम करती है। किसका कथन? मणि का। सर्दियों में बर्फ के रूप में जल संग्रह कर लेती है और गर्मियों में पानी के लिए जब त्राही त्राही मचती है तो यही बर्फ शिलाएं पिघल पिघल कर जलधारा बन हमारे सूखे कंठों को तरावट पहुंचाती है। कितनी अद्भुत व्यवस्था है जल संचय की। मणि ने अभिभूत हो माता नवाया, मस्तक टिकाया। जाने कितना ऋण है हम पर इन नदियों का, जाने कितना ऋण है हम पर इन नदियों का, हिम शिखरों का। किसका कथन? मणि का। संसार कितना सुंदर है, स्वप्न जगाते उन लम्हों में मैंने सोचा, पर तभी उदासी की एक झीनी सी परत मुझ पर छा गई। उड़ते बादलों की तरह पत्थर तोड़ती उन पहाड़ियों का ख्याल आ गया। आत्मा की अनंत परतों को छीलता हुआ हमारा यह सफ़र थोड़ा और आगे बढ़ा कि तभी देखा इक्की दुक्की फौजी छावनियाँ देखने को मिली एक दो। ध्यान आया ये बॉर्डर एरिया है, थोड़ी दूरी पर माफ़ करें, थोड़ी दूरी पर ही चीन की सीमा है। एक फौजी से मैंने कहा, इतनी कड़कड़ाती ठंड में, उस समय तापमान -15 डिग्री सेल्सियस था। एक फौजी से इन्होंने कहा कि आप लोगों को बहुत तकलीफ़ होती होगी, तो वह हंस दिया, फौजी हंस दिया, एक उदास सी हंसी। आप चैन की नींद सो सकें इसीलिए तो हम यहाँ पर पहरा दे रहे हैं। किसका कथन है? फौजी का। ध्यान में रखिएगा। फेरी भेटुला, फेरी भेटुला का क्या अर्थ हो गया? फिर मिलेंगे। क्या होगा? फेरी भेटुला। अब आप मत बोल देना इसको कहीं किसी को, अब ये फेरी भेटुला समझ गए अर्थ क्या? फिर मिलेंगे। तो आप किसी से कहीं जा रहे हैं तो आप बोलोगे फेरी भेटुला, अगले को मान लो सही से सुना नहीं तो उसको मारवाड़ी में लगेगा फेर ठोकुला, तो फिर बोलेगा ऐसे बोल रहा है मुझे फेर ठोकुला। तो ध्यान में रखना, आपके साथ हो सकता है ऐसा अगर इसका प्रयोग करने का प्रयास किया तो। कहते हुए चलिए आगे बढ़ते हैं, ये तो थोड़ा सा हास्य हो गया। कहते हुए जितेन ने जीप चालू कर दी। थोड़ी देर बाद ही फिर दिखी एक फौजी छावनी जिस पर लिखा था वी गिव अवर टुडे फॉर योर टुमारो, कि हम हमारा आज दे रहे हैं तुम्हारे कल के लिए। मन उदास हो गया, भीतर कुछ पिघलने लगा। महानगर में रहते हुए कभी ध्यान ही नहीं आया कि जिन बर्फीले इलाकों में वैशाख के महीने में 5 मिनट में ही हम ठिठुरने लगे थे, हमारे ये जवान पौष और माघ में भी, जबकि सिवाय पेट्रोल के सब कुछ जम जाता है, यहाँ पर तैनात रहते हैं। बड़ी कमाल की बात और हमारे लिए गर्व की बात है ये। हमें फ़ौजियों का जहाँ भी मिले हमें उनका सम्मान करना चाहिए, प्यार से बात करनी चाहिए, सैल्यूट करना चाहिए, आदर करना चाहिए। और जिन संकरे, घुमावदार और ख़तरनाक रास्तों से गुजरने भर में हमारे प्राण कांप उठते हैं, उन रास्तों को बनाने में जाने कितनों के जीवन की अपनी मियाद यानी अवधि है जो पूरी की पूरी है, जो समय है जो पूरा का पूरा ख़त्म हो गया है। मेरे लिए ये यात्रा सचमुच माफ़ कीजिए, मेरे लिए ये यात्रा सचमुच ही एक खोज यात्रा थी। पूरा सफ़र चेतना और अंतरात्मा में हलचल मचाने वाला था। बहरहाल अब हम लायुंग वापस लौटकर फिर युमथांग की ओर। जितेन कुछ दिन पूर्व ही नेपाल से ताज़ा आया था यहाँ पर। युमथांग की घाटियों में एक नया आकर्षण और जुड़ गया था। क्या? ढेरों ढेर प्रियुता और रोडोडेंड्रो के फूल। जितेन बताने लगा तो ये पूछा जा सकता नया आकर्षण और जुड़ गया था। क्या नया आकर्षण? तो प्रियुता और ये दोनों के फूल। ध्यान में रखना। बताने लगा, क्या जितेन क्या बता रहा है? बस 15 दिनों में ही देखिएगा पूरी घाटी फूलों से इस कदर भर जाएगी कि लगेगा फूलों की सेज रखी हो। ये किसका कथन है? जितेन का। यहाँ रास्ते अपेक्षाकृत चौड़े थे, इस कारण खतरों का एहसास कम था। इन घाटियों में कई बंदर भी दिखे, कुछ अकेले तो कुछ अपने बाल बच्चों के साथ। बहरहाल घाटियों, वादियों, पहाड़ों और बादलों की आंख मिचौली है जो दिख रही थी। कभी बादल, कभी पहाड़, कभी कुछ कभी कुछ। पहाड़ी कबूतरों को उड़ाती हमारी जीप जब युमथांग पहुंची तो हम थोड़े निराश हुए। बर्फ़ से ढके कटावों के हिम शिखरों को देखने के बाद युमथांग थोड़ा फीका लगा और ये भी एहसास हुआ कि मंजिल से कहीं ज़्यादा रोमांचक होता है मंजिल का सफ़र। बड़ी कमाल की बात है कि मंजिल से कहीं ज़्यादा रोमांचक होता है मंजिल का सफ़र। आप फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड जब प्राप्त कर लोगे, आपकी
जॉब लग जाएगी तब आपको याद आएगा कि मैंने किन हालातों के अंदर कैसे कैसे रातों को जग जग कर कैसे कैसे जो तैयारी की थी, अध्ययन किया था, और आज इस मुकाम पर हूँ। तो मंजिल से कहीं ज़्यादा रोमांचक होता है मंजिल तक का सफ़र। बहरहाल यूमथांग में चिप्स बेचती एक सिक्किमी युवती से मैंने पूछा, क्या तुम सिक्किमी हो? नहीं, मैं इंडियन हूँ, उसने जवाब दिया। तो नहीं, मैं इंडियन हूँ, इस अध्याय में किसका कथन होगा? सिक्किमी युवती का। ध्यान में रखिएगा इस बात को। मुश्किल से हर पार्ट में 10-15 कथन होते हैं, या तो आप नोट करते जाइएगा या फिर किताब है तो अंडरलाइन करते जाइएगा, फिर बाद में पढ़ोगे तो रिवीजन के तौर पे याद हो जाएगी ये चीज़ें। इतनी मुश्किल नहीं है हिंदी जितने की आपने समझ रखी है। सुनकर बहुत अच्छा लगा। सिक्किम के लोग भारत में मिलकर बहुत खुश हैं। जब सिक्किम स्वतंत्र रजवाड़ा था तब टूरिस्ट उद्योग इतना नहीं फला और फूला था, बढ़ा नहीं था, फैला नहीं था, व्यापक नहीं हुआ था। हर एक सिक्किमी भारत की जो आबो हवा है, भारत का जो परिवेश है, इस कदर घुल मिल गया है इसमें कि लगता ही नहीं कभी कि सिक्किम जो है भारत में सिक्किम जो है भारत से अलग था। जीप में बैठने को हुए कि एक पहाड़ी कुत्ते ने रास्ता काट दिया। मणि ने बताया, ये पहाड़ी कुत्ते हैं, ये भौंकते नहीं हैं, ये सिर्फ चांदनी रात में ही भौंकते हैं। तो ये कथन भी जरूर याद रखिएगा, मणि का कथन है। मणि ने क्या कहा कि ये पहाड़ी कुत्ते हैं, ये भौंकते नहीं है, ये सिर्फ चांदनी रात में ही भौंकते हैं। क्या? विस्मय और अविश्वास से मैं उसे सुनती रही। क्या समुद्र की तरह कुत्तों पर भी पूर्णिमा की चांदनी कामनाओं का ज्वार भाटा जगाती है? खैर छोड़ो। लौटती यात्रा में जीप में भी जितेन हमें रकम रकम की जानकारी है जो देता रहा था। मैडम, यहाँ एक पत्थर है जिस पर गुरु नानक के फुटप्रिंट है। कहते हैं यहाँ गुरु नानक की थाली से थोड़े से चावल छिटक कर बाहर गिर गए थे। जिस जगह चावल छिटक कर गिरे थे वहाँ चावल की खेती है जो होती है। किसका कथन है ये सारा? जितेन बता रहा है। करीब 3-4 किलोमीटर बाद ही उसने फिर उंगली दिखाई। मैडम, इसे खेदुम कहते हैं और यह पूरा लगभग 1 किलोमीटर का एरिया है। यह देवी देवताओं का निवास है। यहाँ जो गंदगी फैलाएगा वह क्या मर जाएगा। यह भी कथन ध्यान में रखिएगा। तुम लोग पहाड़ों पर गंदगी नहीं फैलाते। लेखिका, उसने जेब निकालते हुए कहा, नहीं मैडम, पहाड़ नहीं, पहाड़, नदी, झरने, हम इनकी क्या पूजा करते हैं और इन्हें गंदा करेंगे तो हम मर जाएंगे। तभी गैंगटोक इतना सुंदर है। मैंने कहा, गैंगटोक नहीं मैडम, गंतोक कहिए। इसका असली नाम गंतोक है। गंतोक का मतलब है पहाड़। तो पूछा जा सकता है गंतोक का मतलब पहाड़। कौन बता रहा है? नोर्गे बता रहा है। मैं कुछ पूछती कि वह फिर चालू हो गया। ड्राइवर फिर गाइड, उसकी तो आपको पता ही आदत कैसी होती है। मैडम, यूमथांग भी पहले टूरिस्ट स्पॉट नहीं था। ये तो सिक्किम जब भारत में मिला ना, उसके कई वर्षों बाद भारतीय आर्मी के कप्तान शेखर दत्ता के दिमाग में आया कि यहाँ सिर्फ फौजियों को रख कर क्या होगा, घाटियों के बीच रास्ते निकाल के सिर्फ टूरिस्ट स्पॉट बनाया जा सकता। आप देखिए अभी भी रास्ते बन रहे हैं। तो ये ख्याल किसका था टूरिस्ट स्पॉट बनाने का? कप्तान शेखर दत्ता का। भारतीय आर्मी के कप्तान कौन? शेखर दत्ता, इनका था ये। तो ये सवाल ज़रूर पूछा जा सकता है यहाँ से। हाँ, रास्ते अभी भी बन ही रहे हैं, नए नए स्थानों की खोज अभी भी जारी है। शायद मनुष्य की इसी असमाप्त खोज का नाम सौंदर्य है। मन ही मन मैं कहती हूँ, जीप आगे बढ़ने लगती है। इस प्रकार से ये अध्याय होता है हमारा समाप्त। अनुरोध आपसे, वीडियो को लाइक कर दीजिए नहीं किया है तो, ठीक है। सभी दोस्तों को शेयर किया करें आप हमेशा ही, ताकि सभी साथी जुड़कर लाभ ले सके। आपका एक शेयर करना कई साथियों का सहयोग, ज़रूरतमंदों की मदद बन सकता है। तो आप इस रूप में भी सहयोग कर सकते हैं। और पहली बार देख रहे हैं ये वीडियो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन क्लिक कीजिए, ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक कीजिए ताकि हर वीडियो की सूचना मिलती रहे। और कई साथी बोलते हैं कि आपने छोड़ के पढ़ाया है पाठों को। जी नहीं साथियों, मैंने क्रमबद्ध रूप से पढ़ाया है। आप प्लेलिस्ट में जाकर देखिए, बिल्कुल सीरियल से क्रम से आपको सारे पाठ मिल जाएंगे। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल ही जाएगा, कवि आदिगणेश हिंदी नाम से, जिस पर 2600 से ज़्यादा लोग जुड़े हैं। उसी चैनल को आपको टेलीग्राम को ज्वाइन करना है। और मेरा एक दूसरा चैनल भी है, यूट्यूब चैनल आदि की आवाज़। अगर आप रोज़ निराश हो जाते हैं और बात बात पे हताश हो जाते हैं, आपको लगता है कि यार थोड़ी एनर्जी की आवश्यकता है, हमें सकारात्मक ऊर्जा की आवश्यकता है, जेन्युइन मोटिवेशन की, तो आप इस चैनल से जुड़िए। यहाँ पर कविताएं और मोटिवेशनल वीडियो में डालता रहता हूँ। जय हिंद। मिलते हैं शाम को 8 बजे वाली क्लास में, काव्य शास्त्र वाली क्लास में। ज़रूर जुड़िएगा आप।